आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और अच्छे तरह से अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आज का लाइव क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों से यह मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है जी, ओके। तो अगला नंबर क्या है, आइए हम लोग आज का जो टॉपिक है वह है इंपरेटिव सेंटेंस प्लस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और उस पर आधारित ट्रांसलेशन। इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और उस पर आधारित ट्रांसलेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इसकी जी इंपरेटिव सेंटेंस यानी इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। समझ में आ रहा है जी। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं, आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है जी, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं जी, आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। अब आज्ञासूचक वाक्य किसको बोलते हैं वह समझना है ध्यान से कि आज्ञासूचक वाक्य किसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो वैसा वाक्य जिसमें, अब पहले ध्यान से समझेंगे जी, वैसा वाक्य वैसा वाक्य जिसमें आदेश हो गया जी, आदेश के बाद से सलाह, आदेश सलाह, सुझाव, ठीक है जी, निषेध, ठीक है। और उसके बाद से क्या थी, निवेदन का भाव व्यक्त हो, निवेदन का भाव व्यक्त हो, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जी, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है कि इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, हो गया जी। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो वैसा वाक्य जिसमें आदेश यानी ऑर्डर, ठीक है जी, क्या जी, आदेश यानी ऑर्डर, उसके बाद से क्या है जी, सलाह, क्या है, सलाह, उसके बाद से सुझाव, उसके बाद से क्या जी, निषेध, उसके बाद से निवेदन का भाव प्रकट हो, यानी इसमें से किसी का भी भाव यदि प्रकट हो जाए तब समझना कौन सा सेंटेंस है जी, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, इंपरेटिव सेंटेंस यानी इंपरेटिव सेंटेंस वैसा वाक्य है जिसमें आदेश या सलाह या सुझाव या निषेध या निवेदन का भाव प्रकट हो, इसमें से किसी का भी भाव प्रकट हो सकता है। ओके जी, यानी किसी का भी भाव यदि प्रकट हो जाए जो लिखा गया है इसमें से, तो फिर क्या समझेंगे जी, इंपरेटिव सेंटेंस समझेंगे। क्या समझेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस समझेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं जी, समझ में आ रहा। अब इंपरेटिव सेंटेंस में करते क्या, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब नोट में इसकी खास बात है। अब नोट में क्या है कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को छिपा दिया जाता है, सब्जेक्ट को छिपा दिया जाता है, सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है जी, छिपा दिया जाता है, सब्जेक्ट को छिपा दिया जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का सबसे खास बात क्या है जी, सब्जेक्ट को छिपा दिया जाता है। मतलब सब्जेक्ट क्या छिपा दिया जाता है, सब्जेक्ट क्यों को छिपा दिया जाता है। जैसे आपको कहा जाए कि वहां जाओ, क्या कहा जाए जी, वहां जाओ।
अब वहां जाओ का मतलब क्या हुआ जी कि आप वहां जाओ या तुम वहां जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है, आपसे पूछा जाए कि इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे जी आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए कौन सा सेंटेंस है जी, इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, वहां जाओ यानी आदेश कोई दे रहा है, किसको, तुमको, यानी सब्जेक्ट क्या छिपा है जी, यू छिपा है। और हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस का खासियत क्या थी कि सब्जेक्ट को हमेशा छिपा करके रखा जाता है। सब्जेक्ट को क्या करके रखा जाता है जी, छिपा करके रखा जाता है। ओके जी, तो यहां से क्या हो जाएगा, वहां जाओ यानी गो देयर, क्या दी, गो देयर, वहां जाओ। अब आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा वाक्य है, तो क्या नाम देंगे जी, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब क्यों इंपरेटिव सेंटेंस है, थोड़ा लॉजिक में आओ यार, समझो तो अच्छी से। कौन सा क्यों है, क्योंकि किसका भाव प्रकट हो रहा है, आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव प्रकट हो रहा है जी, आदेश का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला नंबर क्या, ठीक है जी। अब अगला बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। अब अगला नंबर क्या है, अगला नंबर कहा जाए कि नियमित पढ़ो, नियमित पढ़ो, नियमित पढ़ो, नियमित पढ़ो। अब यह पूछा जाए कि नियमित पढ़ो, अब इस वाक्य में किसका भाव प्रकट हो रहा है जी, तो आप क्या कहेंगे कि सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव प्रकट हो रहा है जी, सलाह का भाव प्रकट हो रहा है, यानी नियमित पढ़ो। तब क्या हो जाएगा जी, स्टडी, स्टडी रेगुलरली, स्टडी रेगुलरली, रेगुलरली। समझ में आया कि नहीं जी, स्टडी रेगुलरली। अब यहाँ पर इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है, सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए यह वाक्य क्या है जी, इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं जी, क्लियर है। ओके, अगला नंबर है सुझाव। सुझाव क्या हो जाएगा जी, आओ, आओ सिनेमा चले, आओ सिनेमा चले, या आओ क्रिकेट खेले, आओ क्रिकेट खेले, आओ क्रिकेट खेले। क्या हो गया जी, इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है, तो सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। निषेध, निषेध का भाव कैसे जी, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। इसका मतलब क्या है जी, या किसका भाव प्रकट हो रहा है, निषेध का भाव प्रकट हो रहा है। निवेदन, कृपया, कृपया मुझे, कृपया मुझे एक कॉपी दीजिए, कृपया मुझे, कृपया मुझे एक कॉपी दीजिए, एक कॉपी दीजिए, ठीक है जी, कृपया मुझे एक कॉपी दीजिए। अब देखो ना जी, अब इसके पहले जो वाक्य दिए थे ध्यान से समझना, इसको खूब अच्छे से बता रहे ठीक से। अब क्या हो जाएगा जी, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला नंबर है वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, ठीक है जी। अब दूसरा नंबर क्या है, नियमित पढ़ो। तीसरा नंबर क्या है, आओ क्रिकेट खेले। चौथा नंबर क्या है, वहां मत जाओ। पांचवा नंबर क्या है, कृपया एक कॉपी दीजिए। अब देखो ना, अब पहला जो वाक्य है उसमें कहा जा रहा है कि वहां जाओ, वहां जाओ, यानी किसका भाव प्रकट हो रहा है जी, आदेश का। तो कौन सा वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरा नंबर क्या है, नियमित पढ़ो, यानी क्या दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। तो फिर वहां पर किसका प्रयोग की सलाह दिया जा रहा है, तो कौन सा वाक्य हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा नंबर क्या थी, सुझाव, आओ क्रिकेट खेले, आओ बैठ करके पढ़े। समझ में आ रहा कि नहीं जी,
आओ साथ में एक्सरसाइज करें। ये सब जितने भी वाक्य है ये सब सुझाव को व्यक्त कर रहा है, और जब सुझाव को व्यक्त कर रहा है तो फिर यह भी क्या है जी, इंपरेटिव सेंटेंस है। वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यानी किसी काम को करने से मना किया जा रहा है। इसका मतलब वो वाक्य क्या है जी, निषेध है। निषेध का मतलब ही होता है मना करना, और जब वाक्य में निषेध का भाव प्रकट होता हो तो फिर उसका भी नाम क्या देंगे जी, इंपरेटिव सेंटेंस। और निषेध यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वहां मत जाओ, क्या जी, वहां मत जाओ, यानी निषेध का भाव प्रकट हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, कृपया मुझे एक कॉपी दीजिए, कृपया मुझे एक कॉपी दीजिए। अब इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है, कृपया मुझे एक कॉपी दीजिए, यानी इससे निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है। आज का जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें एक से बढ़कर एक प्रयोग है, उसको समझना है ध्यान से। और ये प्रयोग आपका डेली इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होने वाला प्रयोग है, जो रोज आप यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे भाई बहन, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर क्या है जी, अब ये समझ में आया कि नहीं कि इंपरेटिव सेंटेंस पहचानेंगे कैसे, ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं जी, इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। एक बार फिर से बता रहे हैं कि यदि आदेश का भाव प्रकट हो, जैसे वहां जाओ, पहले हमको भाव को पकड़ना है। किसी भी सेंटेंस को समझने से पहले, उसको पकड़ने से पहले उसका भाव पकड़ना है कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं जी, आदेश, आदेश का भाव प्रकट हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। सलाह, सलाह का भाव प्रकट हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। सुझाव, सुझाव का भाव प्रकट हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। निषेध, निषेध का भाव प्रकट हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। निवेदन, निवेदन का भाव प्रकट हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अब इस पर का एक एक एग्जांपल देकर के भी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे वहां जाओ, वहां जाओ, यानी इस वाक्य में वहां जाओ किसका भाव प्रकट हो रहा है, आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब आदेश का भाव प्रकट हो गया क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस। 2 नंबर में नियमित पढ़ो, यानी कोई आपको सलाह दे रहा है कि आप नियमित पढ़ो, यह क्या हो गया जी, यह क्या हो गया, सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। अब तीसरा नंबर क्या है, आओ क्रिकेट खेले, आओ क्रिकेट खेले, इसमें सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव प्रकट हो रहा है जी, सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। चौथा नंबर क्या है जी, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है, निषेध का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए कौन सा वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस है। 5 नंबर है, कृपया मुझे एक कॉपी दीजिए, इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है जी, निवेदन का। और जब निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है तो फिर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा जी, तो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस से कुछ, अब इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित मुख्य बातें। अब पहला नंबर ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना है, इंपरेटिव सेंटेंस से मुख्य, इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित मुख्य बातें। तो इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पहला नंबर क्या है जी, अब इंपरेटिव सेंटेंस में पहला नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है जी, रूल फॉर इंपरेटिव सेंटेंस। बस याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को छुपा लिया जाता है, सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता है, छुपा लिया जाता है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट को छुपा लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? जैसे में क्या हो जाएगा, यानी फॉर ऑर्डर, फॉर ऑर्डर, फॉर ऑर्डर, यानी पहला नंबर है जी फॉर ऑर्डर के लिए, यानी आदेश के लिए। किसके लिए जी, आदेश के लिए। बिल्कुल ध्यान से समझना है,
आदेश के लिए, फॉर ऑर्डर। अब किसका अनुवाद करना है, पहले मैं एक दो अनुवाद करके बता दे रहा हूं, उसके बाद से करना है। जैसे क्या हो जाएगा जी, यानी फॉर ऑर्डर में आदेश के, जैसे अब पहला नंबर क्या है कि पहला नंबर एक पत्र लिखो, एक पत्र लिखो, एक पत्र लिखो, एक पत्र लिखो। अब इसमें आदेश दिया जा रहा है, क्या आदेश दिया जा रहा है कि एक पत्र लिखो। कौन सा सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, एक पत्र लिखो। अब इसमें समझना क्या है, एक पत्र लिखो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो फिर इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं। अभी हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट को हमेशा छिपा लिया जाता है जी, सब्जेक्ट को छिपा लिया जाता है, वही तो इंपरेटिव सेंटेंस है। और जितना लिखाया हूं उसमें से किसी का भी भाव व्यक्त होगा, दैट्स ऑल, दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस, नो माइंड एंड नो टेंशन। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना है जी। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक पत्र लिखो, क्या हो जाएगा जी, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। अब और ऑर्डर के लिए कैसे बनेगा, एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर। अब एक दे रहा हूं, देख रहा हूं कौन बना रहे हैं जी, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, देख रहा हूं कौन बना रहे हैं और उधर से कौन आंसर बता रहे हैं। है बाजार जाओ, बाजार जाओ, देख रहे हैं कौन, बाजार जाओ, ठीक है। गो टू मार्केट, वेरी गुड जी, यानी हाँ, आदर्श कुशवाहा वेरी गुड, ज्योति कुशवाहा वेरी गुड, राजन कुशवाहा वेरी गुड, धर्मवीर भगत वेरी गुड, प्रिंस अंशु गुप्ता वेरी गुड, ठीक है जी, समीर अंसारी वेरी गुड, मेनी मेनी थैंक्स टू यू ऑल गिविंग आंसरिंग। ओके जी, बहुत अच्छा, ओके जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। पूनम गुप्ता वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। नासिर अंसारी वेरी गुड, पूनम गुप्ता वेरी गुड, ठीक है जी। अब समझना है ध्यान से, क्लियर है जी। अब बाजार जाओ, बाजार जाओ, तो क्या बना देंगे जी, गो टू मार्केट, यानी गो के बाद से टू लगेगा ना जी, तो आप लोग टू नहीं लगा रहे हैं, गो के बाद से क्या लगेगा जी, टू लगेगा, तो गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। समझ में आ रहा है कि नहीं, बाजार जाओ यानी गो टू मार्केट। अब अगला नंबर है जी, अब अगला नंबर है, एक और दे रहा हूं, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं जी, ओके, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं, ठीक है। अब किताब पढ़ो, किताब, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं, किताब पढ़ो। वेरी गुड टू आदर्श वेरी गुड, नासिर अंसारी वेरी गुड, धर्मवीर भगत वेरी गुड, पूनम गुप्ता वेरी गुड, ओके जी। कृष्णा यादव वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। सैफ अली वेरी गुड, मुकुल कुशवाहा वेरी गुड। अब इतने आंसर अच्छे दिए जी, वेरी गुड। किताब पढ़ो तो क्या हो जाएगा जी, रीड ए बुक, रीड ए बुक, किताब पढ़ो यानी रीड ए बुक। क्लियर है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला नंबर दे रहा हूं, देख रहा हूं किसमें कितना दम है, कौन बनाकर दिखा रहा जी। अब रेडी हो जाओ, अब थोड़ा धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ा रहे हैं। अभी तो लॉलीपॉप फेंका जा रहा था, अब थोड़ा सा यर्क फेंका जाएगा, थोड़ा सा गति दिया जाएगा गेंद पे, ठीक है जी, ओके।
अब समझना है ध्यान से। देख रहे हैं कौन कैसा प्रहार कर रहा है। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर, एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाओ। एक है जी, एक गिलास पानी लाओ। देख रहे हैं कौन बना रहे हैं? स्पेलिंग गलत है जी। आदर्श कुशवाहा। पंकज यादव एक गिलास पानी लाओ, यानी टी कहां से लेकर के चले आए जी? संजीव यानी ज्योतिबाल, वेरी गुड। अमरेश यादव गलत है जी। आदर्श कुशवाहा वेरी गुड। मुकुल कुशवाहा वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। पंकज यादव वेरी गुड। समीर थोड़ा सा मिस्टेक है जी। प्रिंस यादव वेरी गुड। ओके जी, अब बता रहे हैं। कुंदन गौड़ वेरी गुड। सिद्धू यादव वेरी गुड। राधन कुशवाहा वेरी गुड। अब अगला नंबर क्या है जी? एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाओ। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। एक गिलास पानी लाओ। अब एक एक पॉइंट को समझना है। तब क्या हो जाएगा जी? ब्रिंग ए ग्लास। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। फुल स्टॉप दे दिए। अब समझना ध्यान। अब आप पूछोगे ना कि इसमें ब्रिंग ए ग्लास, ये तो समझ में आ रहा है, वाटर भी समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर ऑफ का भूमिका क्या है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों आप ऑफ लगा दे रहे हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें ऑफ क्यों लगेगा जी? ये तो क्लियर है कि इंपरेटिव सेंटेंस है, तो वाक्य की क्रिया से शुरू हुआ है, यानी वाक्य में सब्जेक्ट को छिपा लिया गया है। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑफ क्यों लगा है। मैं सब समझ रहा हूँ जी, क्या आपको आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो जब किसी वस्तु को फुलफिल करके कोई बात कहा जाता है, फुलफिल करके लेकर के आना, यानी भर करके लेकर के आना, तो वहां पर ऑफ का प्रयोग होता है जी। फुलफिल करके यानी भर के किसी वस्तु को लेने या देने की बात होती है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑफ का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे मैं इस पर एक और दे रहा हूं, बता रहा हूं, जैसे में क्या हो गया? एक कप चाय लाओ। एक कप चाय लाओ। चाय लाओ। एक कप चाय लाओ। पहले समझना ध्यान से। एक कप चाय लाओ, इसका मतलब क्या जी? कि कप में चाय भर के लाओ। एक कप चाय की बात हो रही है और कप में चाय भर के लाओ। तब इस स्थिति में किसका प्रयोग जी? ऑफ का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का भी प्रयोग करेंगे। जैसे ऊपर वाले वाक्य में किए हैं, सेम वैसे ही बनाएंगे जी। तो क्या हो जाएगा? एक कप चाय लाओ, तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग क्या जी? ब्रिंग ए कप। ब्रिंग ए कप। अब क्या लगाएंगे? ऑफ। ब्रिंग ए कप ऑफ टी। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो कमेंट में ओके लिखो, और नहीं समझ में आया तो नो लिखो, ताकि मैं समझ पाऊं। ठीक है जी? क्लियर है? ब्रिंग ए कप ऑफ टी समझ में आया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब एक दे रहा हूं, उसको बनाना है। अब एक दे रहा हूं, उसको बनाना है। बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगला जो दे रहा हूं, उसको बनाना है। एक कप चाय लाओ हो गया जी। अगला नंबर है जो दे रहा हूं, उसको बनाना है। देख रहा हूं कौन बना रहे हैं जी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हर एक विद्यार्थी ये पढ़ करके लाभान्वित हो और वो अंग्रेजी जाने, अंग्रेजी का ज्ञान उसको मिले। अब अगला नंबर क्या है जी? यानी
अगला नंबर दे रहा हूं, देख रहा हूं कौन बना रहे हैं। अगला नंबर एक झोला, एक झोला, एक झोला सब्जी लाओ, एक झोला सब्जी लाओ, एक झोला सब्जी लाओ, एक झोला सब्जी लाओ। देख रहे हैं कौन बना रहे हैं? एक झोला सब्जी लाओ। वेरी गुड जी, आदर्श कुशवाहा वेरी गुड, पंकज यादव वेरी गुड, आदर्श कुशवाहा वेरी गुड, पंकज यादव वेरी गुड, मुकुल कुशवाहा स्पेलिंग गलत है जी। नासिर अंसारी वेरी गुड, पंकज यादव वेरी गुड, अमरीश यादव वेरी गुड, धर्मवीर भगत वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। अब अगला, एक झोला सब्जी लाओ, तब क्या हो जाएगा जी? यानी ब्रिंग, क्या हो जाएगा? ब्रिंग ए बैग ऑफ, ब्रिंग ए बैग ऑफ वेजिटेबल्स, ब्रिंग ए बैग ऑफ क्या जी? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रिंग ए बैग ऑफ वेजिटेबल्स, ब्रिंग ए बैग ऑफ क्या जी? वेजिटेबल्स। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? ब्रिंग ए बैग ऑफ वेजिटेबल्स। क्लियर? अब अगला नंबर है, इस तरीका का ट्रांसलेशन यानी फॉर ऑर्डर यानी आदेश के लिए क्लियर हुआ कि नहीं? अब सलाह के लिए, सलाह के लिए, ठीक है जी। अब सलाह के लिए दिया जाएगा, ओके, सलाह के लिए यानी फॉर एडवाइस, फॉर एडवाइस, ठीक है जी। दूसरा नंबर है सलाह के लिए, दूसरा नंबर है क्या जी? तो फॉर एडवाइस, फॉर एडवाइस यानी सलाह के लिए, किसके लिए जी? सलाह के लिए, सलाह के लिए, ध्यान से समझना है जी। फॉर एडवाइस यानी सलाह के लिए, किसके लिए जी? सलाह के लिए। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे नियमित पढ़ो, नियमित पढ़ो, नियमित पढ़ो। अब इसमें सलाह दिया जा रहा है, तो सलाह और क्या? आदेश, फॉर ऑर्डर और फॉर एडवाइस, दोनों का अनुवाद एक ही जैसे होगा जी। फॉर ऑर्डर और फॉर एडवाइस दोनों का अनुवाद क्या होगा जी? एक ही जैसे होगा। अब इसमें घबराना नहीं है, ये सलाह है तो कैसे अनुवाद होगा, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और वह ऑर्डर था तो कैसे करेंगे? अरे यार बिल्कुल ही जी, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, बस यही अंतर है कि भाव अलग अलग है, अर्थ अलग अलग व्यक्त कर रहा है, लेकिन दोनों का अनुवाद सेम होगा जी। अब क्या होगा? नियमित पढ़ो, तो क्या हो जाएगा जी? स्टडी, स्टडी रेगुलरली, स्टडी क्या जी? रेगुलरली, नियमित पढ़ो यानी स्टडी रेगुलरली। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? नियमित पढ़ो यानी स्टडी रेगुलरली। क्लियर है जी? स्टडी रेगुलरली। जैसे सुबह में टहलो, सुबह में टहलो, सुबह में टहलो, समझना ध्यान से, सुबह में टहलो, तब क्या हो जाएगा जी? सुबह में टहलो यानी वॉक, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर है जी? स्क्रीनशॉट ले लेना है, वॉक इन द मॉर्निंग। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, वॉक इन द मॉर्निंग। अब अगला नंबर क्या है? इतना क्लियर हुआ। अब अगला नंबर है, ध्यान से समझना है। अब फॉर क्या जी? यानी फॉर बाइट, फॉर और बाइट यानी निषेध के लिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, निषेध के लिए समझना ध्यान से जी।
कि निषेध के लिए कैसे बनाएंगे, यानी फॉर बाई, फॉर बाई, फॉर क्या जी, फॉर बाई, यानी क्या जी, निषेध के लिए, निषेध के लिए, निषेध के लिए, निषेध के लिए। क्लियर है जी। अब निषेध के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, निषेध के लिए। इसमें एक वर्ड्स आता है डोंट, क्या आता है जी, डोंट। अब डोंट कहां से बना है जी, डोंट का प्रयोग। अब इसमें किसका प्रयोग आ गया, डोंट का प्रयोग आ गया। अब डोंट कहां से बना है, यानी दिस इज मेकिंग, या दिस हैज बीन मेकिंग फ्रॉम डू नॉट, यानी डू नॉट का संक्षिप्त रूप है। डोंट किसका रूप है जी, तो डू नॉट का संक्षिप्त रूप है। डू नॉट, जो हम लोग डू नॉट बोलते हैं ना, उसी का संक्षिप्त रूप क्या है जी, डोंट है। यानी डू नॉट बोलते हैं, उसी का संक्षिप्त रूप क्या है जी, डोंट है। लेकिन डोंट का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को किसी काम करने से मना किया जाए, यानी निषेध किया जाए। निषेध का मतलब हुआ मना करना, और जब किसी व्यक्ति को निषेध किया जाए यानी मना किया जाए, तो फिर वहां पर डोंट का प्रयोग करेंगे। और डोंट किसका संक्षिप्त रूप है जी, डू नॉट का संक्षिप्त रूप है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी, क्लियर है। जैसे क्या हो गया कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं जी, वहां मत जाओ। अब इसके लिए क्या करेंगे, डोंट, क्या हो गया जी, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। समझ में आया कि नहीं जी, डोंट गो देयर। डोंट का प्रयोग कब करना है, या समझ में आया कि नहीं, डोंट गो देयर यानी वहां मत जाओ, ठीक है जी। यानी जब भी निषेध का भाव प्रकट हो तो वाक्य के शुरू में डोंट। और ये तो मालूम है ना कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को क्या कर लिया जाता है, छिपा लिया जाता है। यानी डोंट गो देयर, इसका मतलब यू डोंट गो देयर। सब्जेक्ट यू है लेकिन यू को लिखा नहीं गया है। क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस का खासियत है कि यू को, यानी जो सब्जेक्ट यू है उसको छिपा लिया जाता है। बस हो गया जी। अब डोंट का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि निषेध का भाव प्रकट हो रहा है। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस में निषेध का भाव प्रकट हो तो वाक्य के शुरू में ही डोंट का प्रयोग कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं जी, क्लियर हुआ कि नहीं, ओके। तो मेरे साथ जुड़े रहो और खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो ताकि आप भी ऐसे याद एक बन करके रह जाए कि कोई पढ़ाया मुझे, और मुझे भी याद रहे कि कोई पढ़ा। और ये यादगार कब बदलेगा, ये यादगार कब बनेगा, जब आप पढ़ लिख करके कोई अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, तब जाकर के यादगार बनेगा ना। खिलवाड़ करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, आए ज्वाइन कर लिए किसी तरह और उसके बाद से चले गए। अरे यार लाइफ आपकी है, लाइफ बनाने की जरूरत है, बिगाड़ने के लिए नहीं आप आए, बनाने के लिए आए। अब दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर दे रहा हूं, उसको बनाना है जी। ओके, देख रहा हूं कौन बना रहे हैं। दूसरा नंबर क्या है, यह काम मत करो, यह काम मत करो, यह काम मत करो। देख रहा हूं कौन बना रहे हैं जी, यह काम मत करो। ओके जी, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं। वेरी गुड, आदर्श कुशवाहा वेरी गुड, और पंकज यादव वेरी गुड, ज्योति कुशवाहा वेरी गुड, ज्योति कुशवाहा वेरी गुड, हर्ष कुमार वेरी, अरे यार डोंट डू दिस वर्क होगा ना, थिंक क्यों लिख दिए हो जी। धर्मवीर भगत वेरी गुड, ओके। पूनम गुप्ता वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। नासिर अंसारी वेरी गुड, प्रिंस यादव वेरी गुड, ओके जी, हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा जी, यह काम मत करो,
तब क्या हो गया, डोंट। क्या हो गया जी, डोंट हो गया। इसका क्या नाम देंगे, डोंट, यानी शुरू में ही डोंट लगा देंगे क्योंकि निषेध किया गया है, मना किया गया है। तब क्या हो जाएगा जी, डोंट डू, डोंट डू दिस वर्क, डोंट डू दिस वर्क, डोंट डू दिस वर्क। समझ में आया कि नहीं जी, डोंट डू दिस वर्क। ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला नंबर है, क्लियर है जी। अब एक और दे रहा हूं, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं जी। अगला नंबर है, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं। जैसे क्या हो जाएगा जी, अगला नंबर है, धूप में मत टहलो, धूप में मत टहलो, धूप में मत टहलो। देख रहे हैं कौन बना रहे हैं, धूप में मत टहलो, धूप में मत टहलो। धूप में, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड जी पंकज यादव, वेरी गुड। ओके, डोंट वॉक इन द, पंकज यादव गलत है जी, धूप के मॉर्निंग लिख दिया आपने, पंकज यादव गलत है आपका। आदर्श कुशवाहा, वेरी गुड। संजीव ज्योति कुशवाहा, वेरी गुड। हर्ष कुमार गलत है जी। धर्मवीर भगत, वेरी गुड। पंकज यादव, वेरी गुड। पूनम गुप्ता, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। अब अगला नंबर है समीर अंसारी, वेरी गुड। ठीक है जी। अब क्या है यहां से, धूप में मत टहलो, धूप में मत टहलो, क्लियर है जी। तो धूप में मत टहलो क्या हो जाएगा यहां से जी, तो डोंट वॉक। क्या हो गया बाबू, डोंट वॉक, डोंट वॉक, डोंट वॉक इन द सन, डोंट वॉक इन द सन। यानी धूप का क्या होता है जी, सन होता है। तो डोंट वॉक इन द सन, धूप में मत टहलो, क्या हो जाएगा जी, डोंट वॉक इन द सन, डोंट वॉक इन द सन। सन का मतलब धूप या सूरज, ठीक है जी, धूप के लिए सन लगाते हैं। ओके, अब एक और दे रहे हैं, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा नंबर है, वहां जाना मना है, वहां जाना मना है, वहां जाना मना है। देख रहे हैं कौन बता रहे हैं जी, वहां जाना जाना मना है। वेरी गुड मुकुल कुशवाहा, वेरी गुड। अभिनंदन यादव सीटू, वेरी गुड। ज्योति कुशवाहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। हाँ, चंदन कुशवाहा, वेरी गुड। प्रिंस यादव थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हो जी। धर्मवीर भगत, वेरी गुड। सिंपल बॉय कौन है जी, वेरी गुड। अगला नंबर है, बता रहा हूं जी, वहां जाना मना है, इसका मतलब ही हो गया कि वहां मत जाओ। मतलब भाव को पकड़ो यार, अभी हमने कहा इधर उधर से घुमाने से भी आपको भाव से मिलना चाहिए, तो वो अभी वाक्य क्या हो जाएगा, उसी रूल से बनेगा जो उसका ये स्पेशल रूल है। समझ में आ रहा कि नहीं, जैसे वहां जाना जाना मना है, इसका मतलब हुआ कि वहां मत जाओ, सिंपल है जी। तो क्या हो जाएगा, डोंट गो देयर। क्या हो गया जी, डोंट गो देयर, वहां जाना मना है यानी डोंट गो देयर। बिल्कुल सिंपल है जी, वहां जाना मना है यानी वहां नहीं जाना है, वहां मत जाओ, इसका मतलब हो गया वहां मत जाओ। वेरी सिंपल जी, बिल्कुल इजी है। ओके, अब अगला नंबर है, अगला नंबर है चौथा नंबर, यानी सुझाव के लिए, सुझाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं,
वेरी गुड। जिस सुझाव के लिए देख रहे हैं कौन बना रहे हैं इसमें, सुझाव के लिए, सुझाव के लिए, किसके लिए जी, सुझाव के लिए, सुझाव के लिए, सुझाव के लिए, यानी फॉर सजेशन, फॉर सजेशन, फॉर सजेशन, सुझाव के लिए, फॉर सजेशन। ठीक है जी। अब सुझाव के लिए क्या होता है, फॉर सजेशन, सुझाव के लिए, समझना ध्यान से जी। अब सुझाव वाले वाक्य में ना किसका प्रयोग करते हैं, लेटस, लेटस, किसका प्रयोग करते हैं, लेटस। और लेटस किसके लिए प्रयोग होता है, सुझाव का मतलब हुआ कि उसमें हम भी शामिल है। जैसे आओ बैठ करके पढ़े, आओ खेले, समझ में आ रहा है, आओ सुबह में टहलने चले, ये सब क्या है जी, सुझाव में आ जाएगा। अब जब सुझाव में आ जाएगा तब वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, लेटस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी, लेटस का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, आओ स्कूल चले, आओ स्कूल चले, आओ स्कूल चले, स्कूल चले, समझना ध्यान से जी, आओ स्कूल चले। और इसमें आओ का स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, वर्ड्स मीनिंग नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा है। आओ का अनुवाद नहीं करेंगे, लेटस लगा दिए, इसका मतलब आओ हो गया, सुझाव व्यक्त हो गया, तो क्या लगाएंगे जी, आओ स्कूल चले, क्या हो जाएगा, लेटस, लेटस गो टू स्कूल, लेटस गो टू स्कूल। समझ में आया कि नहीं जी, यानी लेटस गो टू स्कूल, आओ स्कूल चले, लेटस गो टू स्कूल। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है जी। अब एक और बोल रहा हूं, देख रहा हूं कौन बना रहे हैं जी, ओके। दूसरा नंबर है, आओ, आओ, आओ बाजार चले, आओ बाजार चले, आओ बाजार चले। ठीक है जी, आओ बाजार चले। वेरी गुड, आदर्श कुशवाहा वेरी गुड, अभिनंदन यादव वेरी गुड, ठीक है जी, पंकज यादव वेरी गुड, धर्मवीर भगत वेरी गुड, ओके जी, अतुल कुशवाहा वेरी गुड, नासिर अंसारी वेरी गुड। ठीक है जी, ओके। अब यहां से क्या हो जाएगा जी, आओ बाजार चले, यानी क्या हो जाएगा, लेटस, क्या हो गया जी, लेटस गो टू मार्केट, लेटस गो टू मार्केट, लेटस गो टू मार्केट। समझ में आया कि नहीं जी, कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, लेटस गो टू मार्केट। अब एक और दे रहा हूं, देख रहा हूं कौन बना रहे हैं जी, ओके। अगला नंबर है, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं इसको, आओ, आओ सुबह में व्यायाम करें, आओ सुबह में व्यायाम करें, व्यायाम करें, आओ सुबह में व्यायाम करें, व्यायाम करें, व्यायाम करें, आओ सुबह में व्यायाम करें। ठीक है जी। आओ सुबह में व्यायाम करें। थोड़ा सा मिस्टेक है जी, मुकुल कुशवाहा स्पीकिंग में चल सकता है लेकिन ग्रामर से मिस्टेक है, गलत है जी, सिंपल बॉय गलत है, पंकज यादव गलत है, आपने कॉम लगा दिया जी, अभी हमने कहा कॉम नहीं लगेगा। अतुल कुशवाहा गलत है जी, अभिनंदन यादव गलत है, कन्हैया सानी गलत है जी, अंकित गलत है, अफजल गलत है, यानी सब मिला करके बताना पड़ेगा। अभी तक किसी का भी सही नहीं आया जी। धर्मवीर भगत गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे आप लोग। नासिर अंसारी गलत है, अब बताने जा रहा हूं जी।
थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, चंदन कुशवाहा मिस्टेक हो रहा जी, अमरीश मिस्टेक हो रहा है, बता रहा हूं। अब क्या हो जाएगा जी, आओ सुबह में व्यायाम करें, तो क्या हो जाएगा जी, सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट अस। अब आप व्यायाम करना का आप लगा ही नहीं रहे जी, व्यायाम करना का क्या होता है, टेक एन एक्सरसाइज, लेट अस टेक एन एक्सरसाइज, लेट अस टेक एन एक्सरसाइज, ऐसे बनेगा ना, यानी व्यायाम करना का टेक एन एक्सरसाइज होगा ना, टेक एन एक्सरसाइज, तो लेट अस टेक एन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, इन द क्या जी, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। समझ में आया कि नहीं जी, यानी लेट अस टेक एन एक्सरसाइज, लेट अस टेक एन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, क्लियर है जी, लेट अस टेक एन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आप मिस्टेक कहां पर कर रहे हो मेरे भाई बहन, आप टेक नहीं लगा रहे हो, एन नहीं लगा रहे हो, आप डायरेक्ट लिख रहे हो लेट अस एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, लेट अस एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, इसका मतलब भी वही हुआ, आओ सुबह में व्यायाम करें। लेकिन जब ग्रामर में घुसेंगे तो ये गलत हो जाएगा। स्पीकिंग में तो काम चलेगा, इंग्लिश स्पीकिंग में काम चलेगा, लेकिन जो ही ग्रामर में प्रवेश करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पीकिंग कहता है कि थोड़ा बहुत चल सकता है, थोड़ा बहुत अशुद्धियां भी चलता है स्पीकिंग में, लेकिन जब ग्रामेटिकली आएंगे, ग्रामर से जब आएंगे तो ग्रामर बिल्कुल शुद्ध पसंद करता है, और स्पीकिंग में अशुद्धियां भी चल सकता है। तब यहाँ पर ग्रामर से क्या होगा जी, लेट अस टेक एन, लेट अस टेक एन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आज जो ग्रामर से अंग्रेजी बोलता है वही असली अंग्रेजी बोलने वाला होता है, उसका अंग्रेजी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, वो लिखेगा भी तो सही होगा, बोलेगा भी तो सही होगा, लेकिन स्पीकिंग वाले यदि एग्जाम में लिखने के लिए कह दिया जाए और लिख करके केवल नंबर उठाने के लिए, तो उनका 0 नंबर आ जाएगा, क्योंकि बार बार ग्रामर मिस्टेक करेंगे, और जब ग्रामर मिस्टेक करेंगे तो नंबर उठेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं जी, क्लियर है। तो टेक एन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, टेक एन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, समझ में आया कि नहीं, इस तरीका से क्लियर हुआ कि लेट अस टेक एन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अब अगला नंबर है, अब अगला नंबर है क्या जी, अब समझना है ध्यान से, अगला नंबर क्या है, इसी में एक और आता है आपका लेट का प्रयोग, इसी के साथ जितना भी प्रयोग है ना सबको क्लियर करना है। अब इसमें एक आता है लेट का प्रयोग, लेट का प्रयोग, अभी तक तो लेटस था ना, एक लेट का प्रयोग आता है, जो भी आ रहा है टॉपिक में चलता जाएगा। अब किसका प्रयोग हो गया जी, लेट का प्रयोग हो गया, ठीक है। अभी तक जो आ रहा था उसमें लेटस था, अब लेट का प्रयोग हो गया, तो लेट के जस्ट बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, यानी लेट के तुरंत बाद, लेट के तुरंत बाद क्या लगता है जी, ऑब्जेक्ट, ओ लेते हैं, ओ लेते हैं, बस इतना याद रखना है, यानी लेट के जस्ट बाद क्या लेते हैं, ओ लेते हैं, यानी लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगा देना। इसीलिए तो मैंने कहा कि मेरा हर एक लाइव क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप जब तक ग्रामेटिकली नहीं पेश करेंगे, नहीं अपने आप को ग्रामर से भरपूर लबरेज नहीं बनेंगे, तब तक कहाँ अंग्रेजी बोल पाएंगे जी, तब तो रटो रटाया हो जाएगा, आप पूर्ण रूप से स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। रटो रटाया जैसे आप 2 मिनट के लिए बोलेंगे, 1 मिनट के लिए बोलेंगे हाउ आर यू, आई एम फाइन, वेयर आर यू कमिंग, ठीक है ना, फ्रॉम, ऐसे बोलेंगे, ठीक है जी। आप बिल्कुल जब तक डीपली में नहीं जाएंगे तब तक कहाँ आपका ज्ञान बढ़ेगा इंग्लिश का, और जब इंग्लिश का ज्ञान ही नहीं बढ़ेगा तो आप सीमित मात्रा में ही रह जाएंगे। उतना तो वो भी जानते हैं जो कभी नहीं विद्यालय गए हैं, जो अंग्रेजी नहीं पढ़े, वो भी जानते हैं कि हाउ आर यू का मतलब क्या होता है, आई एम फाइन का मतलब क्या होता है। अरे यार, हमको बुलंदियों को छूना है, वो चीज तो कॉमन हो गया यार, जो नहीं पढ़े बिल्कुल अंगूठा छापे वो भी जानते हैं कि हाउ आर यू का मतलब क्या हुआ, आई एम फाइन का मतलब क्या हुआ। हमको अद्वितीय करना है ना, अद्वितीय करना है, आप अद्वितीय बन करके उभरो यहाँ से,
और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, यानी लेट के तुरंत बाद क्या लेते हैं, ओ लेते हैं। लेट के तुरंत बाद क्या लेते हैं जी, ओ लेते हैं। ओ फॉर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मालूम होना चाहिए आप लोगों को। लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो एग्जाम्पल से समझना है। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, समझना ध्यान से। मुझे जाने दो, यानी यहां पर क्या है जी, मुझे जाने दो। ठीक है जी। जब इस प्रकार के वाक्य आएगा, यानी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, उसे लिखने दो, तब इस प्रकार के वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे जी, लेट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मुझे जाने दो, यानी लेट मी गो, लेट मी गो। समझ में आया कि नहीं जी। अब आप पूछोगे ना कि यहाँ पर मी क्यों, और अभी हमने बताया कि लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लेट के जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे है। मुझे का क्या हो गया जी, ओ हो गया। तो क्या बनाएंगे, लेट मी गो। समझ में आया कि नहीं। एक दे रहा हूं बनाने के लिए भी, देख रहे हैं कौन बना रहे हैं उधर से। ठीक है, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो। देख रहे हैं कौन बना रहे हैं, उसे खेलने दो। वेरी गुड पंकज यादव, मेनी मेनी थैंक टू यू। आदर्श कुशवाहा, वेरी गुड, वेरी गुड। धर्मवीर भगत, वेरी गुड। चंदन कुशवाहा, ऑब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है आपको। ज्योति कुशवाहा, ऑब्जेक्ट में दिक्कत है। ठीक है जी। प्रिंस यादव, रामपुर, वेरी गुड। राजन कुशवाहा, वेरी गुड। ठीक है जी। नासिर अंसारी, वेरी गुड। अभिनंदन कुशवाहा, वेरी गुड। अंकेश गौड़, वेरी गुड फ्रॉम महुई। कृष्णा साहू, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं डिस्प्ले का, अब मैं बता रहा हूं। ठीक है जी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है जी। उसे खेलने दो, उसे खेलने दो। क्लियर है जी। ये ऐसा मतलब आज का जो टॉपिक है वो डेली बोलचाल की भाषा में यूज होने वाला टॉपिक है जी, जो आप डेली बोलते हो। और आप रोटू रटाया बोलेंगे, आप में दम नहीं रहेगा जी। आप पहले नींव को मजबूत करो, बेस को मजबूत करो, ताकि आप में दम हो, आप एक दमदार स्पीकर बन पाए। इंग्लिश स्पीकर, दमदार इंग्लिश स्पीकर, घंटों तक बोलने की क्षमता हो आपके अंदर। ठीक है जी, ऐसा स्पीकर बन सके। ठीक है जी। क्या हो गया जी, उसे खेलने दो, तब क्या हो जाएगा, लेट, उसे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। ठीक है जी। लेट हिम प्ले, समझ में आ रहा है कि नहीं, लेट हिम प्ले। क्लियर है जी। ओके, अगला नंबर है, एक और दे रहा हूं, देख रहा हूं कौन बना रहे हैं जी। मुझे गरीबों, मुझे गरीबों की मदद करने दो, मुझे गरीबों की मदद करने दो, करने दो, मुझे गरीबों की मदद करने दो। देख रहे हैं कौन बना रहे हैं जी, मुझे गरीबों की मदद करने दो। पंकज यादव गलत है जी, गलत है। पंकज यादव गलत है। अंकेश यादव, रामपुर कला से। ठीक है जी। मुझे गरीबों की मदद करने दो, गलत है जी, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं जी। नासिर अंसारी, वेरी गुड, वेरी गुड जी नासिर अंसारी, वेरी गुड। थोड़ा सा मिस्टेक और आदमी कर रहे हैं जी। अभी तक नासिर अंसारी
बताएं। ठीक है, बता रहा हूं जी। ओके, इसको बता रहा हूं। और फिर से धर्मवीर भगत, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। धर्मवीर भगत, अतुल कुशवाहा, वर्ड्स मीनिंग में गलती है जी। अमरेश यादव, वेरी गुड, आपका भी सही है अमरेश यादव। अतुल कुशवाहा, वर्ड्स मीनिंग में गलती है। फिर से मैं बता रहा हूं। अफजल अली, वेरी गुड। कृष्णा साहू, वेरी गुड। अभिनंदन यादव, मिस्टेक है जी। अब क्या हो जाएगा, मुझे गरीबों की मदद करने दो, तो क्या हो जाएगा जी, लेट मी हेल्प, क्या जी, लेट मी हेल्प, क्या हो गया, लेट मी हेल्प द पुअर, लेट मी हेल्प द पुअर। समझ में आया कि नहीं जी, लेट मी हेल्प द पुअर, क्लियर है जी, लेट मी हेल्प द पुअर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, लेट मी हेल्प द पुअर। अब अगला नंबर आते हैं जी। इस तरीका से लेट का प्रयोग क्लियर हुआ कि नहीं, निवेदन के लिए यानी फॉर रिक्वेस्ट, क्या हो गया जी, फॉर रिक्वेस्ट यानी निवेदन के लिए। बिल्कुल ध्यान से समझना है, फॉर रिक्वेस्ट यानी निवेदन के लिए। अब निवेदन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इस स्थिति में हम निवेदन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब इस स्थिति में हमको प्रयोग करना है, प्लीज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है जी, प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, प्लीज या क्या जी, काइंडली। अब दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, या तो आप प्लीज का प्रयोग करो या तो काइंडली का प्रयोग करो। और दोनों का मतलब क्या होता है, प्लीज या काइंडली का प्रयोग, प्लीज या काइंडली का प्रयोग। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं जी, निवेदन के लिए। किसके लिए करते हैं बाबू, निवेदन के लिए। और प्लीज या काइंडली का अर्थ क्या होता है, कृपया। दोनों का अर्थ क्या होता है जी, कृपया होता है। क्या होता है जी, कृपया। और कृपया का मतलब क्या होता है कि आप मुझ पर मर्सी कीजिए, आप मुझ पर मर्सी कीजिए। मर्सी का मतलब क्या होता है जी, आप मुझ पर दया कीजिए, यानी प्लीज लगा दिए। इसका मतलब कि मैं उसके आगे हाथ पैर जोड़ रहा हूं, मैं उससे विनम्रता पूर्वक अपनी काम कराने की आग्रह कर रहा हूं। इस स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है, प्लीज का प्रयोग किया जाता है। और जब तक प्लीज का प्रयोग अंग्रेजी में नहीं करेंगे किसी से काम कराने के लिए, तब तक आपके अंदर उदारता का भाव प्रकट होगा। आप एक जेंटिल बॉय, जेंटिल मैन के रूप में नहीं प्रकट हो सकते। इसके लिए हमको क्या चाहिए, प्लीज चाहिए। जब भी निवेदन की बात आए तो प्लीज या काइंडली का प्रयोग करना ही है। लेकिन किस स्थिति में, जब किसी के आगे झुक करके किसी से कुछ करवाना है, तब उस स्थिति में किसका प्रयोग दी, प्लीज का प्रयोग या काइंडली का प्रयोग। समझ में आया कि नहीं जी। जैसे क्या हो गया, कृपया, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। समझ में आ रहा है कि नहीं, कृपया मेरी मदद करें। तो क्या हो जाएगा जी, तो प्लीज क्या हो गया, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी प्लीज का मतलब कहां प्रयोग होगा, समझ में आ रहा है। यानी कृपया मेरी मदद करें। आप एक तरफ मदद भी मांग रहे हैं और आग्रह भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कौन मदद करेगा जी। इसका मतलब जब तक इसमें प्लीज लगाएंगे नहीं, तब तक आपका निवेदन स्वीकार होगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए प्लीज लगाना इंग्लिश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जब निवेदन का भाव प्रकट होगा तो। समझ में आया कि नहीं जी। इस तरह से एक और दे रहा हूं, देख रहा हूं कौन बना रहे थे, देख रहा हूं कौन बना रहे हैं। कृपया मुझे, कृपया मुझे एक कलम दीजिए, एक कलम
दीजिए, एक कलम दीजिए, कृपया मुझे एक कलम दीजिए, कृपया मुझे एक कलम दीजिए। वेरी गुड आदर्श कुशवाहा, वेरी गुड। प्रिंस यादव गलत है जी, थोड़ा सा मिस्टेक किए। नासिर अंसारी वेरी गुड, अभिनंदन यादव वेरी गुड, सिंपल बॉय वेरी गुड, ज्योति कुशवाहा वेरी गुड, समीर अंसारी वेरी गुड, धर्मवीर भगत वेरी गुड, अंकेश यादव रामपुर कला वेरी गुड, प्रिंस यादव वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। कन्हैया साहनी वेरी गुड, मेनी मेनी थैंक्स टू यू। अब यहां से समझना है जी ध्यान से, कृपया मुझे एक कलम दीजिए। क्या हो गया जी? प्लीज, क्या हो गया? प्लीज, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक कलम दीजिए, यानी प्लीज गिव मी ए पेन। क्लियर है जी? समझ में आया कि नहीं? प्लीज गिव मी ए पेन, क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ओके, अब अगला नंबर है, समझना है ध्यान से जी। ओके, प्लीज का प्रयोग क्लियर हुआ? या प्लीज के जगह पर हम काइंडली भी लगा सकते हैं जी। प्लीज के जगह पर क्या लगा सकते हैं? काइंडली भी लगा सकते हैं। क्लियर है जी? अब अगला नंबर है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगला नंबर क्या है जी? अगला नंबर है प्लीज हो गया आपका, काइंडली भी हो गया। अब अगला इंपरेटिव सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस। क्या आता है जी? इम्फैटिक यानी दबाव बोधक। इम्फैटिक क्या होता है? इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस यानी दबाव बोधक, दबाव बोधक इंपरेटिव सेंटेंस। दबाव बोधक आज्ञा सूचक वाक्य, दबाव बोधक आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य यानी इम्फैटिक। क्या बोलते हैं जी? इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस, इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। यानी इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस यानी दबाव बोधक आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें यानी दबाव दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा जी? दबाव दिया जाएगा, और दबाव देने के लिए वाक्य के शुरू में ही इसमें क्या दिया जाएगा जी? दबाव दिया जाएगा, और दबाव देने के लिए वाक्य के शुरू में ही डू का प्रयोग करेंगे। यानी डू इज वेरी वेरी क्या जी? इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस। यानी इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस में डू का बहुत बड़ा महत्व है। आप डू के बिना इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा वहां जरूर जाना, वहां जरूर जाना, वहां जरूर जाना। समझना ध्यान, वहां जरूर जाना इंपरेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इसमें एक शब्द आ गया जरूर। एक शब्द क्या आ गया जी? जरूर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर क्या दिया गया? जोड़ दिया गया है। इंपरेटिव सेंटेंस पर क्या दिया गया है जी? जोड़ दिया गया है कि वहां जरूर जाना, वहां जरूर जाना। यानी यह एक तरफ से प्रेशर दिया गया कि आपको जाना जरूरी है। तो इंपरेटिव सेंटेंस भी है और इसमें जोड़ भी दे दिया गया है, तब क्या हो जाएगा जी? इंपरेटिव इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया जी? इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? और इस स्थिति में वाक्य के शुरू में ही क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा जी? डू गो देयर, डू गो देयर। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई बहन? क्या हो जाएगा जी? डू गो देयर। क्लियर है? ओके जी, समझ में आया कि नहीं?
डू गो देयर यानी वहां जरूर जाना, डू गो देयर। जब भी इंफैटिक इंपेरेटिव सेंटेंस आवे तो फिर उसके वाक्य के शुरू में क्या लगेगा जी, डू लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस मेरे साथ बने रहो यार, और पूरी ओपनली पूरा ब्रेन की सारे नसों को खोल करके पूरे हृदय के साथ 100% हम इसमें समय देने के लिए तैयार हैं। आप ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ मेरे साथ जुड़ो, ठीक है जी? कॉपी कलम लेकर के जहां नहीं समझ में आ रहा है उस पॉइंट को नोट कर लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? अब अगला नंबर क्या होगा? अब आप पूछोगे ना कि इंपरेटिव इंफैटिक इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे, यानी इंफैटिक इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि वो इंफैटिक इंपरेटिव सेंटेंस है? हाँ, तो इसके लिए वाक्य में क्या लगा रहेगा जी? जरूर, जरूर हो या अवश्य लगा हो, दोनों में से कोई एक लगा रहेगा, या तो जरूर लगा रहेगा या तो अवश्य लगा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? दोनों में से कोई एक लगा रहेगा। अब अगला दे रहा हूं जी, ठीक है? देख रहा हूं कौन बना रहे हैं, जैसे गरीबों की मदद, गरीबों की मदद, गरीबों की मदद जरूर करना, गरीबों की मदद अवश्य करना, गरीबों की मदद क्या दी? अवश्य करना, अवश्य करना, गरीबों की मदद अवश्य करना। देख रहे हैं कौन बना रहे हैं? गरीबों की मदद अवश्य करना। ओके जी, क्लियर है? हो गया? आदर्श, आदर्श कुशवाहा वेरी गुड, आदर्श कुशवाहा वेरी गुड, धर्मवीर भगत वेरी गुड, अतुल कुशवाहा वेरी गुड, सिंपल बॉय वेरी गुड, ज्योति कुशवाहा वेरी गुड, प्रिंस यादव रामपुर कला वेरी गुड, समीर यादव वेरी गुड, अंकेश यादव वेरी गुड, चंदन कुशवाहा वेरी गुड, कुंदन गुण वेरी गुड, बहुत अच्छा जी, नासिर अंसारी वेरी गुड, ओके, कन्हैया साहनी वेरी गुड। अगला नंबर क्या हो जाएगा जी? गरीबों की मदद अवश्य करना, गरीबों की मदद अवश्य करना। तो क्या हो जाएगा जी? डू हेल्प, डू हेल्प, डू हेल्प द पुअर, डू हेल्प द पुअर, डू हेल्प द पुअर। समझ में आया कि नहीं जी? यानी डू हेल्प द पुअर, डू हेल्प द पुअर, डू हेल्प द पुअर। क्लियर है जी? डू हेल्प द पुअर। अब एक आखिरी ट्रांसलेशन दे रहा हूं इसमें का, उसके बाद से अगला टॉपिक फिर से चलेगा, ठीक है जी? लाइव बने रहना है। अब क्या हो जाएगा जी? अगला नंबर है, ओके, अगला नंबर क्या है जी? मेरे शादी में जरूर आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे शादी में जरूर आना, जरूर आना, ठीक है जी? आप लोग भी अपने शादी में मुझे जरूर बुलाना, आप लोग भी अपने शादी में मुझे जरूर बुलाना, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत इंतजार करता हूँ, ठीक है, शादी में जाने के लिए। ओके, मेरे शादी में जरूर आना। वेरी गुड दी, वेरी गुड, सिंपल बॉय वेरी गुड। अभिनंदन प्लीज कहां से लगा दिए जी? अभिनंदन यादव, अभिनंदन यादव, ज्योति कुशवाहा गलत है जी, अभिनंदन यादव प्लीज थोड़ी लगेगा जी। प्रिंस यादव रामपुर, डू कम इन माई मैरिज, ठीक है जी। समीर यादव वेरी गुड, वेरी गुड, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं जी। कुंदन को, चंदन कुशवाहा गलत है जी। अंकेश प्लीज नहीं लगेगा जी, प्लीज नहीं लगेगा।
डू कम इन माई मैरिज, वेरी गुड दी ज्योति कुशवाहा, वेरी गुड। ओके, अब समझना है ध्यान से दी, ज्योति कुशवाहा वेरी गुड। जैसे मेरे शादी में जरूर आना, तब क्या हो जाएगा जी, डू कम, क्या हो जाएगा, डू कम, डू कम इन माई मैरिज, डू कम इन माई मैरिज, मैरिज मीन्स क्या जी, शादी, डू कम इन माई मैरिज, मेरे शादी में जरूर आना, डू कम इन माई मैरिज, मेरे शादी में जरूर आना, डू कम इन माई मैरिज। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि नहीं जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब अगला नंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अगला क्या है जी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अगला पढ़ना है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है जी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है, क्लियर है जी। अब इसमें क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किससे किससे संबंधित आता है, तो समझना है ध्यान से जी। पहला नंबर क्या हो जाएगा जी, इच्छा, क्या हो जाएगा, इच्छा सूचक वाक्य है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी आपका क्या हो गया, प्रार्थना, प्रार्थना हो गया। ओके जी, उसके बाद से क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया, प्रार्थना के बाद से आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद, आशीर्वाद हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा जी, तीसरा नंबर प्रार्थना आशीर्वाद, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा जी, श्राप हो गया, क्या हो गया जी, श्राप हो गया। और चौथा नंबर क्या हो गया जी, तीसरा नंबर श्राप हो गया और चौथा नंबर क्या हो गया, यानी आपका प्रार्थना से संबंधित वाक्य आएगा, इच्छा आशीर्वाद से संबंधित आएगा, श्राप से संबंधित आएगा। ओके जी, उसके बाद से क्या आ जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा इच्छा से संबंधित आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, इच्छा से संबंधित आ जाएगा। यानी इंपरेटिव सेंटेंस क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इंपरेटिव सेंटेंस में प्रार्थना किया जाता है, क्या किया जाता है जी, प्रार्थना किया जाता है। अब प्रार्थना कैसे है जी, समझना है ध्यान से। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद दिया जाता है, क्या दिया जाता है जी, आशीर्वाद दिया जाता है। यदि किसी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हाय गॉड या ओ गॉड उसकी मदद करे, यानी मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भगवान वो बच जाए, वो मरने से बच जाए, उनकी बीमारी से छुटकारा हो, तो ये कौन सा सेंटेंस है जी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। मैं किसी को आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप हैप्पी रहो, आप खुश रहो, ये कौन सा सेंटेंस है जी, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। किसी को कोई श्राप दे रहा है क्रोध में आकर के, वो भी क्या है जी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। कोई अचानक अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है, वो भी क्या है, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे और इसमें इसका अनुवाद कैसे करते हैं, यही तो मेन टॉपिक है जी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का, यानी हाउ टू रिकॉग्नाइज of objective sentence and how to translate of objective sentence in English। ओके जी, ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो जुड़े रहो मेरे साथ जी, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आप में भी दम हो अंग्रेजी बोलने का और दूसरे में भी दम आ जाए अंग्रेजी बोलने का।
ठीक है जी। अब समझना है ध्यान से, क्योंकि मैं रटू रटाया अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरीका से मेरा नाम बुलेट भैया नहीं है, जैसा नाम है वैसा काम करता हूँ मेरे भाई। नाम का प्रभाव मुझ पर पड़ा है और बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि मेरा नाम बुलेट गुप्ता पड़ गया, बुलेट भैया पड़ गया, और मैं उसके अनुसार काम करता हूं ताकि मेरा नाम बुलेट है तो काम भी बुलेट की तरह होनी चाहिए। ठीक है जी, आते हैं कम टू द मेन पॉइंट पर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का पहचान कैसे करते हैं, क्लियर है? ओके। अब इसमें क्या करते हैं ना कि वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा रहता है। वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है जी? एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा रहता है। जैसे क्या हो जी, वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा रहता है। ओके, जैसे क्या हो जाएगा, भगवान आपकी मदद करे। क्या हो जाएगा जी? भगवान, पहला नंबर, भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपकी मदद करे, मदद करे, हो गया जी, भगवान आपकी मदद करे। ओके जी। और यहाँ पर क्या रहेगा? एक्सक्लेमेशन चिन्ह रहेगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। वाक्य के अंत में क्या रहता है? एक्सक्लेमेशन चिन्ह रहता है। यही तो इसका पहचान है जी। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह। और एक्सक्लेमेशन चिन्ह कैसे बनता है जी? यानी एक लाइन खींच के उसके नीचे एक बिंदु दे देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सक्लेमेशन चिन्ह हो गया। और इसका पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह है। अब क्या कहा जा रहा है जी कि भगवान आपकी मदद करे, यानी कौन सा सेंटेंस है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें इच्छा जाहिर किया गया है कि भगवान आपकी मदद करे। समझ में आया कि नहीं जी? अब इसमें से जो भी दिखे है ना, इसमें से जिसका भी भाव प्रकट हो जाए, प्रार्थना का हो जाए, आशीर्वाद का हो जाए, श्राप का हो जाए या इच्छा का हो जाए, इन चारों में से किसी का भी यदि भाव प्रकट हो गया तो समझना ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। और जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्या है जी? एक्सक्लेमेशन चिन्ह है। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अगला नंबर क्या है? दूसरा नंबर समझा रहा हूं। आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो। ठीक है जी, दीर्घायु हो, फिर से एक्सक्लेमेशन चिन्ह। अब इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा जी? एक एक वाक्य को समझना है। अब इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा? आप दीर्घायु हो, इसका मतलब क्या थी कि आपकी लंबी उम्र हो, लंबी उम्र हो। अब लंबी उम्र कब कोई कहता है? जब कोई आशीर्वाद देता है तब कहता है। इसका मतलब आप दीर्घायु हो, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है। और जब आशीर्वाद दे रहा है उस स्थिति में आशीर्वाद का भाव प्रकट हो गया तो फिर कौन सा सेंटेंस है जी? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है जी? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। समझ में आया कि नहीं? तीसरा नंबर क्या हो जी? अगला नंबर है कि वह मर जाए, वह मर जाए, वह मर जाए। ठीक है जी। या इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है जी? तो इसका इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है? तो शराब का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव प्रकट हो रहा है जी? शराब का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए यह वाक्य भी क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है जी? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला नंबर है, अगला नंबर कि अगला नंबर क्या है जी? चौथा नंबर कि प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री को भगवान रक्षा करे। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को भगवान रक्षा करे, प्रधानमंत्री को भगवान रक्षा करे, भगवान रक्षा करे। ध्यान से समझना, प्रधानमंत्री को भगवान रक्षा करे। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है जी? तो प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। कोई व्यक्ति है
जो प्रधानमंत्री को आशीर्वाद नहीं दे सकता है, उसके लिए गॉड से प्रे कर रहा है कि प्रधानमंत्री को भगवान रक्षा करे। इसका मतलब वो क्या कर रहा है जी? प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है गॉड से कि प्रधानमंत्री को भगवान रक्षा करे। तो इससे किसका भाव प्रकट हुआ जी? प्रार्थना का। और जब प्रार्थना का भाव प्रकट हुआ तब कौन सा वाक्य हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आया कि नहीं जी? क्लियर है? ओके। तो पहला से किसका भाव प्रकट हो रहा? भगवान आपकी मदद करें, इच्छा का। कौन सा वाक्य हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा से किसका भाव प्रकट हो रहा है? आप दीर्घायु हो। किसका भाव प्रकट हो रहा है? आशीर्वाद का। कौन सा सेंटेंस हो गया? यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा क्या है जी? वह मर जाए। किसका भाव प्रकट हो रहा है जी? शराब का। किसका भाव प्रकट हो रहा है? शराब का। तब कौन सा वाक्य हो गया जी? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। चौथा नंबर क्या है जी? प्रधानमंत्री को भगवान रक्षा करे। यानी छोटे आदमी, हम लोग के जैसे आदमी प्रेयर कर रहे हैं जी, प्रे कर रहे हैं किसी गॉड के आगे कि भगवान प्रधानमंत्री को रक्षा करे। इसका मतलब क्या जी? हम आशीर्वाद नहीं दे सकते प्रधानमंत्री को, लेकिन गॉड से प्रे कर रहे हैं कि उनकी रक्षा करे। इसलिए क्या हो गया जी? प्रे में आ गया, यानी प्रार्थना का भाव प्रकट हो गया। इसलिए कौन सा वाक्य है जी? तो यह भी क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं इसका अनुवाद कैसे करते हैं। जब ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अभी तो केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा था समझने के लिए। भी तो बच्चों को जैसे गेंद फेंका जाता है, उसको खेलने के लिए वैसे गेंद फेंका जा रहा था। अब ना बहुत सार होगी यार और बाउंसर को, तब छक्के लगाने पर मजबूर हो गए। तब देखना पड़ेगा कि कितना दम है। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा? भगवान आपकी मदद करे। ठीक है जी। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। या मेरे तरफ से और मैं भगवान से भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है जी। अब अगला नंबर क्या है? तो भगवान आपकी मदद करे। ठीक है जी। थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब है, बस 1 मिनट के लिए, उसके बाद से चलने लगेगा फिर से अच्छे से। ठीक है जी। ओके। अब अगला नंबर क्या है जी? भगवान आपकी मदद करे। अब इंपरेटिव सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करते हैं उसको समझना है ध्यान से, कि इंपरेटिव नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करते हैं। क्लियर है जी? अब पहला नंबर है कि जब भी अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे ना ऑप्टेटिव सेंटेंस का, तो वाक्य के शुरू में ही में लगा देंगे। वाक्य के शुरू में क्या लगा देंगे? में लगा देंगे जी। वाक्य के शुरू में क्या लगा देंगे? में लगा देंगे। कब? जब ऑप्टेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तब। ठीक है जी। जैसे आपका पहला नंबर क्या है? अब समझना ध्यान से जी। पहला नंबर क्या है? कि भगवान आपकी मदद करे। तो क्या हो जाएगा जी? मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प यू। और यहाँ पर क्या जी? एक्सक्लेमेशन थी। क्या हो जाएगा? मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प यू। कैसे बन रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दूसरा नंबर देख रहा हूं कौन बना रहे हैं जी? आप दीर्घायु हो। आप दीर्घायु हो। अभी तक किसी का नहीं आंसर आया जी। आप दीर्घायु हो। आप दीर्घायु हो। नहीं जी, गलत है जी। वेरी गुड, वेरी गुड जी। नासिर अंसारी, वेरी गुड, बहुत अच्छा नासिर अंसारी। नासिर अंसारी का अच्छा बना है जी।
नासिर अंसारी वेरी गुड। पूनम गुप्ता गलत है जी, बता रहा हूं। नासिर अंसारी वेरी गुड। ज्योति कुमारी गलत है। सिंपल बॉय मे यू लिव डाउन सही है जी। अतुल कुशवाहा सही है। धर्मवीर भगत गलत है। मुकुल कुशवाहा सही है। कन्हैया सानी सही है जी। अब बता रहा हूं अमरेश यादव सही है। अब क्या हो जाएगा जी, आप दीर्घायु हो तो क्या हो जाएगा जी, मे यू क्या हो गया, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं जी। और क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन चिन्ह हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, उसके बाद से एक्सक्लेमेशन चिन्ह हो गया। समझ में आया कि नहीं जी। ओके। अगला नंबर है, देख रहा हूं कौन बता रहे जी। अगला नंबर है, अगला नंबर है, आपको एक पुत्र हो, आपको एक पुत्र हो, एक पुत्र हो, आपको एक पुत्र हो। ठीक है जी। अब कोई आशीर्वाद देना है, आपको एक पुत्र हो। देख रहे हैं कौन बना रहे हैं जी। देख रहे हैं कौन बना रहे हैं। सिंपल बॉय गलत है जी। गलत है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया जी। मे यू, चंदन कुशवाहा थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो बाबू। चलो बता रहा हूं। ठीक है जी। आपको एक पुत्र हो, क्या हो जाएगा जी, तो मे यू हैव, मे यू हैव ए सन, मे यू हैव ए सन। और यहां पर क्या दी, यानी यहां पर एक्सक्लेमेशन चिन्ह, मे यू हैव ए सन, और यहां पर क्या दी, एक्सक्लेमेशन चिन्ह। समझ में आ रहा है कि नहीं। मे यू हैव ए सन और यहां पर क्या दी, एक्सक्लेमेशन चिन्ह। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है जी। ओके। अब जो जितना आज हुआ है उस पर का 10 दे रहा हूं जी, और सबको बनाना है। और नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट करके पूछना है जी। जितना दे रहा हूं सबको बनाना है। इंपरेटिव सेंटेंस पर का भी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पर का भी बनाना है। हो गया। पहला नंबर है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। लिखते चलना जी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। दूसरा नंबर, अभी बाजार जाओ, अभी बाजार जाओ, अभी बाजार जाओ, अभी बाजार जाओ। हो गया। तीसरा नंबर, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ठीक है जी। अगला नंबर, आओ आओ सिनेमा को चलते हैं, आओ सिनेमा को चलते हैं, आओ सिनेमा को चलते हैं। ठीक है जी। आओ सिनेमा को चलते हैं। अगला नंबर है, आओ सिनेमा को चलते हैं। यहाँ खड़ा मत रहो, यहाँ खड़ा मत रहो, यहाँ खड़ा मत रहो, यहाँ खड़ा मत रहो। धूप में क्रिकेट मत खेलो, धूप में क्रिकेट मत खेलो, धूप में क्रिकेट
मत खेलो। ठीक है जी। अगला नंबर है मेरे घर जरूर आना। मेरे घर जरूर आना। मेरे घर जरूर आना। हो गया जी, मेरे घर जरूर आना। 8वां नंबर है प्रधानमंत्री दीर्घायु हो। प्रधानमंत्री दीर्घायु हो। प्रधानमंत्री दीर्घायु हो। ठीक है जी, एक्सक्लेमेशन से प्रधानमंत्री दीर्घायु हो। अगला नंबर उसे उसे एक पुत्र हो। उसे एक पुत्र हो। उसे एक पुत्र हो। उसे एक पुत्र हो। 10 नंबर है आप धनी हो। आप धनी हो। आप धनी हो। ठीक है जी, इतना है, इसका अनुवाद करना है जी। और फिर से मेरे साथ कल 6:30 बजे ज्वाइनिंग कर लेना है लाइव क्लास। आज के लिए मेनी मेनी थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू। ओके जी, धन्यवाद।